नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होगा वो समाजशास्त्र होगा। जितने भी बालक बालिकाएं एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, 2023 में जिनका पेपर होने वाला है, वो वीडियो को पूरा देखेंगे और इनसे लाभान्वित होंगे। बात करें समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, हम प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, आप अपने पेपर से जरूर मिला लीजिएगा कि हो सकता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वहाँ की यूनिवर्सिटी ने जो है इस नंबर पेपर को तीसरे या चौथे नंबर पेपर पे कर दिया हो। पता लगे आपने हमारे वीडियो से तैयारी की, अच्छे से सब कुछ पढ़ के गए, वहां पे गए तो आपका वो पेपर ही नहीं था। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। एक बार आपको जो कोई भी पेपर होगा उससे इसको मिला लीजिएगा। अगर पेपर का नाम यही है तो फिर आप इससे अच्छे से तैयारी कीजिए, अगर नहीं है तो आप इंतजार कीजिए, आपका दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर है, मैं आपको बता रहा हूँ 2023 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने करवा भी लिया है, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण जो है उस समय वीडियो नहीं बना पाए। अभी आपको वीडियो पूरा रेगुलर और लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, बात करते हैं, जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसको 3 खंड में बांट दिया जाता है। खंड आ जिसका मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आप सभी जानते हैं। खंड बा जिसका मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड सा जिसका मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। खंड आ जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको जो है प्रत्येक प्रश्न, सभी प्रश्न को करने रहते हैं। 10 प्रश्न दिए जाते हैं, 10 को आपको करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है आपको 50 शब्दों में देना रहता है। बात करें यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, पेपर प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि समाजशास्त्रीय उद्विकास की परिभाषा दीजिए। बस इतना ही केवल लिख के दे देगा आपको, समाजशास्त्रीय कह रहे हैं, सामाजिक उद्विकास लिख के दे देगा और आपको इसका जवाब देना रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सामाजिक उद्विकास की परिभाषा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि डार्विन एक जो है समाजशास्त्री रहे हैं, तो डार्विन ने उद्विकासीय सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू किया। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि डार्विन का जो उद्विकास का सिद्धांत था उसको स्पेंसर ने क्या किया, समाज में लागू किया और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, और स्पेंसर के अनुसार देखें तो स्पेंसर महोदय ने लिखा है कि समाज का उद्विकास भी सरलता से जटिलता, ठीक है, अभिन्नता से भिन्नता तथा असंबद्धता से संबद्धता की ओर हुआ है। आगे लिखते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति अकेला था, धीरे धीरे परिवार अस्तित्व में आया और परिवारों के सम्मिलित से समाज बना। समाज में धीरे धीरे सजातीयता समाप्त होने लगी। ठीक है, सजातीयता समाप्त होने लगी, भिन्नता बढ़ी और जटिलताओं में वृद्धि हुई। स्पेंसर के मतानुसार सामाजिक उद्विकास के दौरान व्यक्तियों एवं समूहों के में संघर्ष भी चलता रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब देंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नौकरशाही की विशेषता आपको यहाँ पे क्या करनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, बतानी होगी। ठीक है, नौकरशाही की विशेषता यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मैक्स वेबर जो है, ठीक है, मैक्स वेबर महोदय ने नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली आपको बताना होगा कि इसमें नियमों की प्रधानता होती है। जैसे अगर आप नौकरशाही का मतलब समझ रहे हैं, किसी के यहाँ अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, तो आप नौकर ही कहे जाएंगे। तो उसमें आपको नियम दिए होते हैं कि आपको 8 बजे 9 बजे आ जाना है, इतने बजे जाना, इतने बजे इंट्रोल होगा, आपको ये काम करना। तो वहाँ पे नियमों की जो है, आप यहाँ पे धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, फोन पे बात नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज किसी से बैठ के ज्यादा देर तक बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे बताई, तो नियम की वहां पे प्रधानता होती है। दूसरा बताया गया है स्पष्ट एवं निश्चित कार्य क्षेत्र। वहां का क्या होता है, स्पष्ट और निश्चित। चूंकि आप एक नौकर की तरह बुलाए गए हैं, तो उनका जब कार्य निश्चित होगा, ठीक है, कार्य क्षेत्र निश्चित होगा, स्पष्ट होगा, तभी वो आपको बुलाएंगे। मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई काम लगा, आपको पता है कि आपको एक दीवार खड़ी करनी है, तो आपको एकदम पूरा स्पष्ट है ना कि हमारा कार्य क्षेत्र कैसा होगा, निश्चित है और स्पष्ट है कि हमको ये दीवार ही खड़ी करनी है और दीवार बनानी है, यही आप रखेंगे ना। तो आप एक दो नौकर को वहां पे या फिर एक दो मजदूर को हायर करेंगे, अब वो एक नौकर ही हुआ। क्योंकि ये शब्द सुनने में हो सकता है आपको बेकार लगे, लेकिन अपने यहाँ की जितने भी युवा हैं, 99.99% युवा सब नौकर ही बनना चाहते हैं। तो ये जो नौकर बने आप वहाँ पे बुलाए, तो वहाँ पे कार्य जो क्या होते हैं, निश्चित कार्य क्षेत्र होता है और वो स्पष्ट होता है। ठीक है, आगे लिखा है उसमें भर्ती पद्धति होती है। ऐसा नहीं कि आपको दीवार खड़ा करना है तो आप बढ़ई को लेकर के आएंगे, समझ रहे हो, कारपेंटर का वहां पे काम कोई नहीं है। वहां पे काम जो है दीवार बनाने वाले का ही होगा, मिस्त्री का काम होगा। ठीक है, चौथा बताया गया है पदों का संस्तरण होता है। वहां पे पदों का संस्तरण होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने जो है एक
मजदूर जो है और एक मिस्त्री रख लिया, तो मिस्त्री आपको उठा उठा के ईंटा गारा दे रहा है और जो मजदूर है वो अपना दीवार जोड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, सभी का पद अलग अलग होता है। मैं इसको छोटे स्तर से इसलिए लेकर के चल रहा हूं क्योंकि हर आदमी का घर बना होगा, हर आदमी इन चीजों से वाकिफ होगा, ठीक है। किसी प्राइवेट नौकरी के बारे में या सरकारी नौकरी के बारे में अगर बात करें तो हो सकता है कुछ लोग ना ही समझ पाएं, क्योंकि हर लोग हर क्षेत्र से संबंधित नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसा है यहाँ से सभी लोग गुजरते हैं और सभी लोगों को पता होता है, ठीक है। आगे लिखा गया है कि लिखित दस्तावेजों फाइलों द्वारा कार्य, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे हमको प्राइवेट या सरकारी नौकरी में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्या होता है, लिखित दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होते हैं, फाइलों द्वारा कार्य किए जाते हैं। दूसरा बताया गया है, छठा नंबर बताया गया है प्रशिक्षण की अवस्था, ठीक है। प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है वहाँ पे। और सातवां बताया गया है पदों के एकाधिकार का अभाव होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पद पे आपका ही केवल अधिकार होगा, अगर आप काम से अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। उस पर दूसरे का भी अधिकार हो सकता है। तो ये नौकरशाही की विशेषताएं हैं जो किसने बताई हैं, आपके मैक्स वेबर महोदय ने बताई हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वर्ग संघर्ष। ऐसे इतना ही लिख के छोड़ दिया जाएगा। तो यहां पे आपको इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि वर्ग संघर्ष के आधार बताइए, आपका प्रश्न है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या वर्ग संघर्ष के बारे में बताइए, वर्ग संघर्ष की परिभाषा बताइए, जो कुछ भी आपको पूछा जाए सब बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वर्ग संघर्ष के बारे में बात करें तो पूंजीपति और श्रमिक वर्गों अथवा शोषक और शोषित अथवा मालिक और मजदूरों में होने वाले संघर्ष वर्ग संघर्ष हैं, ठीक है। वर्ग संघर्ष के कुछ आधार बताए गए हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कुछ पूंजीपति लोग हैं, कुछ श्रमिक हैं। तो अभी जो पूंजीपति लोग हैं वो क्या करते हैं, श्रमिकों के कष्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई मजदूरी पे आया, तो आप सोचते हैं भाई 8 घंटे के लिए आया, 8 घंटे का पूरा काम ले लेंगे, उसको 10 मिनट बैठने भी नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से आप उतना अच्छा पैसा भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक आदमी आप देखिए वो कुछ नहीं कर रहा है, आके देख घूम के चला जा रहा है। हालांकि उसने तैयारी की, अच्छे से पढ़ाई की, तो वो उस पद पे पहुंचा, ये बात मुद्दे की बात अलग है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो शारीरिक मेहनत कर रहा है, अपने बॉडी को जो है गला रहा है जिस तरीके से, उस हिसाब से आपको वहां पे जो है क्या करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, वहां पे उसको उसी के अनुसार उसको पैसे भी देने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। और आगे यहाँ पे दिया गया कुछ आधार बताए गए हैं। पहला आधार बताया गया है कि वर्ग संघर्ष नवीन परिवर्तनों को जन्म देता है। क्या होता है कि जो वर्ग संघर्ष है दोनों के बीच में, ये नवीन परिवर्तन, नए नए परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा आधार बताया गया है कि वर्ग संघर्ष उत्पादन प्रणाली से संबंधित है। किससे है, उत्पादन प्रणाली से संबंधित है, जो नए वर्गों की उत्पत्ति का आधार बनता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर यहाँ पे आधार बताया गया है भौतिक आविष्कार। क्या मेरे प्यारे दोस्त, भौतिक आविष्कार वर्ग संघर्ष का आधार है। जो आप भौतिक आविष्कार नया नया देखने को पा रहे हैं, ये जो है ये भी एक वर्ग संघर्ष का आधार बनता आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे नए नए आविष्कार, मशीनें वगैरह हमें देखने को मिल रही हैं, उनकी वजह से जो है मजदूरों की संख्या बहुत कम की जा रही है और मशीनों से काम ज़्यादा लिया जा रहा है। चूँकि मजदूर पैसा भी ज़्यादा लेते हैं और समय भी ज़्यादा लेते हैं। मशीनें उनकी अपेक्षा, जैसे एक मजदूर एक काम, मतलब मान लीजिए एक स्वेटर बुन पा रहा है, तो अगर मशीन लगा दी तो कहो एक मशीन 10-10 स्वेटर बुन के रख दे, समय बहुत कम लग रहा है, आराम से पैसे भी कम रहे हैं। एक बार आपने मशीन खरीद ली, फिर आपको तो लाइट का किराया ही देना रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं चौथे नंबर पे कि शोषक वर्ग द्वारा निर्मित समाज, शोषक वर्ग द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में अस्थायित्व तो नहीं होता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो शोषक वर्ग होता है उसके द्वारा जो समाज बनाया जाता है शोषक वर्ग के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या होता है, व्यवस्था में अस्थायित्व तो नहीं होता है। मतलब वहां पे बता रहे हैं कि जो शोषक वर्ग होता है, वो जो समाज बनाता है, वो अस्थायी तो नहीं होता है, परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। पांचवा बताया गया है, पांचवा आधार, कि बढ़ता हुआ वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, उनकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो वो क्रांति भी कर सकते हैं। तो ये क्रांति का क्या होता है, जन्मदाता होता है। छठा आधार आपको बताया गया है कि वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था का पतन करता है। जो वर्ग संघर्ष से क्या करता है, पूंजीवादी व्यवस्था का पतन भी करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि काम्ट के 3 नियम की अवधारणा बताइए। क्या 3 नियम के, आपको तीन नियम नहीं, यहाँ पे थोड़ा जो है चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया। यहाँ पे आपका होगा काम्ट के 3 स्तरों के नियम,
क्या 3 स्तरों के नियम की उदाहरण आपको यहाँ पे बतानी होगी। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कांट ने चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम बताए हैं, ठीक है। वो ये हैं धार्मिक स्तर, ठीक है, उसके बाद तात्विक स्तर और आपका प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर, ठीक है। इसके अनुसार, इनके अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि हमारी प्रमुख विचारधाराएं हमारे ज्ञान की प्रत्यक्ष शाखा के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। ये अवस्थाएं निम्न हैं। पहला बताया गया है धार्मिक या काल्पनिक अवस्था, ठीक है। दूसरा बताया गया है तत्व दार्शनिक या अमूर्त अवस्था। तीसरा आपका बताया गया है प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था, ठीक है। कांट महोदय लिखते भी हैं कि वैज्ञानिक की 3 शाखाओं का विकास इन्हीं स्तरों से हुआ है, ठीक है। तो वैज्ञानिक की जो 3 विभिन्न शाखाएं हैं उनका विकास कहाँ से होता है? इन्हीं स्तरों से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विज्ञानों का वर्गीकरण आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और ये पूछा भी जा सकता है। अच्छा, हमने जो ये मॉडल पेपर तैयार कर रखा है ये सभी को इंपॉर्टेंट मान के ही आपके इसमें जो है क्वेश्चन रखे, नहीं रखने की क्या आवश्यकता थी हमको। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कांट ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए 2 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहला सिद्धांत उन्होंने बताया है निर्भरता तथा वृद्धि क्रम, ठीक है। क्या बताया है? निर्भरता तथा वृद्धि क्रम। दूसरा बताया है कि घटती हुई सामान्यता एवं बढ़ती हुई जटिलता, ठीक है। तो ये 2 क्या बताए हैं? आपके सिद्धांत बताए हैं। किसने बताया है? कांट महोदय ने बताया है। आगे आपको लिखना होगा कि उपयुक्त जो ऊपर दोनों बताए गए हैं यहाँ पे निर्भरता का वृद्धि क्रम और दूसरा घटती हुई सामान्यता तथा बढ़ती हुई जटिलता, ठीक है। सिद्धांतों के आधार पर समस्त विज्ञानों को एक संरचनात्मक क्रम में निम्नलिखित प्रकार से रखा जाता है। पहला बताया गया है गणित, दूसरा बताया गया है खगोल शास्त्र, तीसरा भौतिक शास्त्र, चौथा रसायन शास्त्र, पांचवा प्राणी शास्त्र, छठा समाज शास्त्र। आगे आपको लिखना होगा कि कांट ने बाद में चलकर नीति शास्त्र को भी वर्गीकरण के सबसे अंत में सम्मिलित कर लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका जवाब देना होगा। विज्ञानों का वर्गीकरण आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपका जो छठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये भी प्रश्न काफी अच्छा है और पूछा भी जा सकता है कि कार्ल मार्क्स का जो है क्या मेरे प्यारे दोस्त, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो इसके बारे में जानकारी आपको कुछ इस प्रकार से देनी होगी। इसका उत्तर कुछ आपको जो है इस प्रकार से देना होगा। थोड़ा तबीयत खराब है, जुकाम भी है, तो इससे अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका जवाब आपको देना होगा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ हम किससे ले रहे हैं? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, या फिर आप कह सकते हैं इतिहास की आर्थिक व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को एक प्रक्रिया माना है। क्या माना है? एक प्रक्रिया के रूप में माना है जो अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मनुष्य को, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, वह मनुष्य को लक्षणों की प्राप्ति के लिए प्रकृति प्रक्रियाओं से, एक मिनट, हाँ, वह मनुष्य को लक्षणों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। क्या है? वह मनुष्य के लक्षणों को प्राप्त की जाने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसा आपके कौन मानते हैं? तो ये आपके जो हैं कार्ल मार्क्स ने बताया है। और कार्ल मार्क्स ने बताया है, क्या बताया है? कार्ल मार्क्स ने ये नहीं बताया, कार्ल मार्क्स ने ये बताया है कि जो इतिहास है वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ये क्या कहलाता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है। कार्ल मार्क्स ने इसको जो है इतिहास की एक प्रक्रिया माना है जो अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से इस अर्थ में भिन्न है। किस अर्थ में भिन्न है? कि वह मनुष्य को लक्षणों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है। कार्ल मार्क्स इतिहास को मात्र साहसी योद्धाओं, राष्ट्रों या सम्राटों की क्रियाकलापों, ठीक है, क्रियाकलापों का लेख नहीं मानता, बल्कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वह कौन सा भौतिक प्रभाव है, ठीक है, जो इतिहास की घटनाओं का संचालन व नियमन करता है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे जो है पूछा गया है सत्ता के स्वरूप या फिर प्रकार आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। सत्ता के स्वरूप या फिर आपको यहाँ पे इसके प्रकार बताने हैं। तो इसका जो है आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा। क्या देना होगा मेरे प्यारे दोस्त? कि मैक्स वेबर का मानना है, क्या मानना है मेरे प्यारे दोस्त? उन्होंने ये माना है कि सत्ता शक्ति का संस्थापक और
कानूनी रूप है, ठीक है, यानी सत्ता की शक्ति है। इसके निम्न प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है? क्षेत्रीय आधार पर सत्ता। क्या? क्षेत्रीय आधार पर सत्ता। इसमें बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर सत्ता, स्तरीय स्तर पर सत्ता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सत्ता, ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे जो है क्षेत्रीय आधार पर सत्ता पहला बताया गया है। दूसरा बताया गया है संविधान के आधार पर सत्ता, संवैधानिक रूप से तथा कानूनी प्रक्रिया। और तीसरा आपका बताया गया है राजनीतिक आधार पर सत्ता, ठीक है। तो सत्ता के 3 स्वरूप यहाँ पे आपको बताए गए हैं। चलिए आगे 3 प्रकार बताए गए हैं। अब बात करते हैं, जो भी प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं कि सत्ता से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी क्षेत्र में सत्ता जिस व्यक्ति वर्ग समूह के हाथ से होती है वह समाज में उच्च परिस्थिति को सत्यापित किए रहता है, ठीक है। इसके विपरीत समाज का अन्य वर्ग जिसके हाथ से सत्ता नहीं होती है, जिसके हाथ में सत्ता नहीं होती है, वह समाज के अपेक्षाकृत नियम परिस्थितियों को प्राप्त करता है। यह वह समाज को सम्मिलित वर्ग होता है, शासित वर्ग होता है, ठीक है। यह क्या होता है? समाज का शासित वर्ग होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा? 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक क्रिया क्या है? इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। सामाजिक क्रिया, ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि जो सामाजिक क्रिया है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें भी आपको लिखना होगा कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र के केंद्रीय अध्ययन की वस्तु माना है, ठीक है। मैक्स वेबर लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, ठीक है, जिससे कि इसकी सामाजिक क्रिया, गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके, ठीक है। आगे लिखा गया है कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र का अध्ययन वस्तु मानते हैं और लिखते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं प्रकृति की जानकारी सामाजिक क्रिया के अभाव में संभव नहीं है, ठीक है। आगे लिखा गया है कि सामाजिक क्रिया के संबंध में मैक्स वेबर ने लिखा है, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो, ठीक है। आगे आप कह सकते हैं कि इस तरीके से हमें स्पष्ट भी हो जाता है कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है सामाजिक क्रिया से अपना तात्पर्य बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा बताइए। क्या आपको बताना है? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की आपको जो है अवधारणा बताना है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। चलिए तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि पेरेटो ने अभिजात वर्ग को 2 भागों में बांटा है। प्रथम जो भाग है उन्होंने बताया है कि शासक अभिजात वर्ग और दूसरा भाग उन्हें अशासक अभिजात वर्ग बताया है, ठीक है। बात करते हैं प्रथम भाग में वे अभिजात आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं, ठीक है। द्वितीय वर्ग में वे लोग आते हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में क्षमता और गुणों के आधार पर जिनकी स्थिति अन्य लोगों से ऊंची होती है। पेरेटो जी लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि शासक अभिजन व अशासक अभिजन, ठीक है, जो शासक लोग होते हैं और अशासक लोग जो होते हैं में शक्तियों का आना जाना लगा रहता है। बात करें, समाज एक मुक्त व्यवस्था है जिसके आवश्यक गुण का संचय कर लेने पर निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग में और उच्च वर्ग के लोग अपने दोषों के कारण निम्न वर्ग में प्रवेश करते रहते हैं। यही अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है। शक्ति का चक्र शासक अभिजात वर्ग तथा अशासक अभिजात वर्ग के मध्य चलता रहता है। मतलब बताते हैं, अगर कोई जो है आपका क्या है, अशासक अभिजात वर्ग का है, ठीक है, या निम्न वर्ग का है, अगर उसके कर्म अच्छे रहे, उन्होंने अच्छे से जो है सब कुछ बना लिया, तो वो उच्च वर्ग में चला जाता है। और अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है और उसने जो है अपने कार्य गलत किए, तो वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो उसी जगह पे गिर जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि वो
निम्न वर्ग में चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर का वर्ग हित क्या है। ठीक है, मैक्स वेबर का जो वर्ग हित की अवधारणा है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो इसका भी जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त। इसमें आपको लिखना होगा कि मैक्स वेबर ने बताया है समाज शक्ति के वितरण के आधार पर दो भागों में बंट जाता है। पहला अधिक शक्ति वाला उच्च वर्ग तथा दूसरा कम शक्ति वाला निम्न वर्ग। इन्हीं समूहों को आपसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित को वर्ग हित कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्ग हित किसी समान परिस्थिति वाले, ठीक है, क्या समान परिस्थिति वाले सामाजिक समूह के सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक सहयोग किसी अन्य परिस्थिति वाले सामाजिक वर्ग की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच इसी सहयोग की भावना एवं फलत प्रक्रिया को वर्ग हित कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका जवाब देना होगा। बात करते हैं, जैसे ही आपका ये अति लघु उत्तरीय वाला खंड समाप्त होता है वहीं से आपका खंड बा मतलब लघु उत्तरीय वाला स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी आपको सभी प्रश्न करने लगते हैं और एक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको जो है कितने 200 शब्दों में देना रहता है। यहाँ पे आपको एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे दूसरा प्रश्न यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा गया है काम्ट की सामाजिक पुनर्निर्माण योजना पर टिप्पणी लिखनी है, या अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया है कि तर्क संगत एवं अतर्क संगत क्रियाओं में विभेद कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, दोनों में से कोई एक करना होगा, या मर्जी का आप ये वाला कर लीजिए या मर्जी का आप ये वाला कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम दोनों को देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला वाला जो है काम्ट की सामाजिक पुनर्निर्माण योजना वाला जो है, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि काम्टे समाज शास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और पुनर्निर्माण का विज्ञान मानना चाहते थे। वह सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक समस्याओं के समाधान के पक्षधर थे। वह समाज की मूल व्यवस्था का मूल साधन नैतिकता को मानते थे। काम्टे एक सैद्धांतिक चिंतक तथा साथ साथ व्यवहारिक भी थे। काम्टे के समय जब फ्रांस और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूरे यूरोप में सामाजिक मूल्यों का पतन और नवीन सामाजिक मूल्यों का जन्म हो रहा था, ऐसी स्थिति में काम्टे एक ऐसे समाज की रचना करने की आवश्यकता महसूस करने लगे जिसमें नवीन सामाजिक मूल्यों की अधिकता हो। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इसी समय काम्टे ने सामाजिक आवश्यकता के अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण की रचना योजना प्रस्तुत की। उन्हें यह विश्वास था कि जब तक सामाजिक समस्या का वास्तविक आधार ज्ञात न होगा तब तक पुनर्निर्माण की कोई योजना सफल नहीं होगी। काम्टे के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण केवल ज्ञान के आधार पर ही संभव हो सकता था और ज्ञान केवल प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। आगे आपको लिखना होगा कि काम्टे ने सामाजिक पुनर्निर्माण योजना में सामाजिक सुधारों एवं प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों, कारकों एवं प्रणालियों का विस्तृत प्रकाश डाला। उनका मत है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य केवल सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर ज्ञान में वृद्धि करना ही नहीं, वरन उस ज्ञान का उपयोग मानव जीवन की प्रगति के लिए करना चाहिए। सामाजिक पुनर्निर्माण में काम्टे ने सामाजिक प्रगति, शिक्षा, मानवता का धर्म, ठीक है, परिवार, विवाह, स्त्री की स्थिति, धर्म आदि का विस्तृत उल्लेख किया है। ठीक है, अब इसमें आपको हेडिंग डालनी होगी प्रगति पर विचार। इसमें आपको लिखना होगा कि काम्ट का मत है कि जब मनुष्य एक लंबे समय तक एक ही अवस्था में रहते हैं तो उससे ऊब जाते हैं। ठीक है, वे उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप समाज की में प्रगति होती है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि उनके प्रगति को 3 भागों में बांटा है। पहला बताया गया भौतिक, दूसरा बौद्धिक, तीसरा नैतिक। ठीक है, ये 3 प्रकार की प्रगति बताई है उन्होंने। फिर आगे लिखा है कि बौद्धिक प्रगति का संबंध काम्टे ने मानसिक विकास की 3 अवस्थाओं धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक से जोड़ा है। ठीक है, बात करें भौतिक प्रगति, मानवीय क्रियाओं में वृद्धि के साथ साथ ही बढ़ती गई। साथ ही साथ बताते हैं भौतिक प्रगति गौण है। क्या है? भौतिक प्रगति गौण है। अस्थायी सामाजिक प्रगति केवल नैतिक व बौद्धिक
प्रगति से ही संभव है। नैतिक प्रगति में समस्त मानव जाति के प्रति प्रेम एवं भ्रातृत्व की भावना पाई जाती है। प्रेम ही जो कि मानव का विशिष्ट गुण है, प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ठीक है, आगे लिखते हैं। एक रोमन कहावत है, वहाँ पे क्या एक रोमन कहावत है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना प्यास के पानी पीता है और प्रत्येक ऋतु में प्रेम करता है। बात आगे लिखते हैं कि सामाजिक प्रगति के लिए मानव में और विशेष रूप से धनिकों में प्रेम भाव का जागृत करना आवश्यक है, जिससे कि वह सामान्य जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करते रहें। ठीक है, आगे आपको हेडिंग डालना होगा परिवार एवं स्त्रियों की स्थिति पर कांट का विचार। परिवार और स्त्रियों की स्थिति पर कांट जी लिखते हैं कि परिवार को समाज की मौलिक इकाई मानते हैं। क्या मानते हैं? कांट जो है परिवार को समाज की मौलिक इकाई मानते हैं। परिवार में ही बच्चे का जन्म और सामाजिकरण होता है। वही नवजात शिशु में अनेक गुणों को उत्पन्न करता है। वह शिशु की प्रथम पाठशाला है। परिवार ही भूत और वर्तमान में संबंध जोड़ता है। यह सामाजिक नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कांट ने स्त्रियों को समाज में अति उन्नत स्थान प्रदान किया है। वे स्त्रियों को नैतिक गुणों की प्रतिमूर्ति मानते हैं। वे स्त्रियों के परिवार से बाहर कार्य पर जाने के पक्ष में नहीं हैं। उनके अनुसार समाज, राजनीति और सार्वजनिक जीवन स्त्रियों का कार्यक्षेत्र नहीं है, वरन परिवार है। आगे आपको लिखना होगा कि परिवार की प्रगति व पतन स्त्रियों पर ही निर्भर है। वह ही समाज को नैतिक निर्देश दे सकती हैं। यह कार्य वे पुत्री, पत्नी और माँ के रूप में कर सकती हैं। आपको अगला हेडिंग डालना होगा मानवता का धर्म। इसमें आपको लिखना होगा कि कांट मानवता के धर्म में ऊंच नीच, भेदभाव, अपने पराये, जाति प्रजाति, ठीक है, आदि भावनाओं में कोई स्थान नहीं होगा और सभी व्यक्ति अपने को मानवता का सेवक समझेंगे। आगे आपको लिखना होगा कि मानवता के धर्म में पुरोहित होंगे, किंतु वह धर्मशास्त्री नहीं वरन वैज्ञानिक, कलाकार और समाजशास्त्री होंगे, जो लोगों को उपदेश देने, विज्ञान की शिक्षा देने, औद्योगिक व अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों की मध्यस्थता करने का कार्य करेंगे। ये पुरोहित नैतिक शक्ति से ही, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो ये पुरोहित बता जा रहे हैं, ये नैतिक शक्ति से ही कार्य करेंगे। यहाँ धर्म, ठीक है, यह धर्म प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, व्यवस्था, प्रगति, जनसेवा एवं जन कल्याण का धर्म होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर का, इसी में जो अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया है कि तर्क संगत एवं अतर्क संगत क्रियाओं में विभेद कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, तो इसका भी जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाले। ठीक है, दोनों नहीं करना एक ही है, लेकिन दोनों का जवाब हम जान लेते हैं। इसमें आपको लिखना होगा कि पेरेटो का समाजशास्त्र मूल रूप से तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं की व्याख्या से संबंधित है। तार्किक और अतार्किक क्रियाओं के सिद्धांत में समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। पेरेटो ने समाज में पाई जाने वाली समस्त मानवीय क्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला तार्किक क्रिया, दूसरा अतार्किक क्रिया। उक्त दोनों क्रियाओं का विभाजन पेरेटो ने दो आधार पर निम्न प्रकार से किया है: वस्तुनिष्ठता के आधार पर और व्यक्तिनिष्ठता के आधार पर। बात करें, पेरेटो ने तार्किक क्रियाओं को तर्क संगत क्रिया भी कहा है। क्या बताया है? जो पेरेटो जी हैं वो तार्किक जो क्रियाएं हैं उनको तर्क संगत क्रियाओं के नाम तर्क संगत क्रिया भी बताते हैं। यह तार्किक क्रियाओं को वस्तुनिष्ठता के आधार पर स्पष्ट किया है। वस्तुनिष्ठता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि जो घटना अपने वास्तविक रूप में हो, अर्थात जैसी वह घटना वास्तव में है। इसके विपरीत अतार्किक क्रियाओं को अतर्क संगत, क्या मेरे प्यारे दोस्त, को अतर्क संगत क्रिया भी कहा जाता है। इन क्रियाओं को उन्होंने व्यक्तिनिष्ठता के आधार पर स्पष्ट किया है। व्यक्तिनिष्ठता का अर्थ कि जैसी वह घटना किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में अंकित है, अर्थात जिसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है,
क्रिया के इन आधारों को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे एक जादूगर जादू की क्रिया दिखाने में व्यस्त है। इन दोनों क्रियाओं को एक समान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पहली क्रिया तर्क संगत है, जिसका आधार वस्तुनिष्ठ है, इसीलिए वह वैज्ञानिक है। दूसरी क्रिया जादू दिखाने वाली तर्क संगत नहीं है, बल्कि अतर्क संगत है, इसका आधार व्यक्तिनिष्ठ है, इसीलिए इसे आप वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसे आप वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। बात करें, पैरेटो ने तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ अवधारणाओं का उल्लेख निम्नवत किया है। पहला उन्होंने बताया है कि लक्ष्य या साध्य, दूसरा बताया है साधन। ठीक है, पैरेटो का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना इसका अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्य की कुछ आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए वह अन्य व्यक्तियों के साथ क्रियाएं करता है, अंतःक्रियाएं करता है। वह अपने उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए ऐसे साधनों की खोज करता है जिससे उसके लक्ष्य या उद्देश्य आसानी से पूरे हो जाएं। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार व्यक्ति अपने लक्ष्य और साधन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं के संचालन में दो महत्वपूर्ण आधार स्पष्ट होते हैं। पहला बताया गया है साध्य। साध्य मानवीय क्रियाओं को निर्धारित करने में अपना योग देता है, और साधन मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तीसरा नंबर, कि श्रम विभाजन के परिणामों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो लिखा गया है, क्या लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि श्रम विभाजन के सिद्धांतों को आपको क्या करना है, परिणामों को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको जो है कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त, कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, क्या आपको लिखना होगा कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन श्रम विभाजन की एक क्रिया में गुजरता है। श्रम विभाजन की यह क्रिया आर्थिक जीवन के अतिरिक्त जब पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। बात करते हैं दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला परिणाम ये बताया गया है कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप समाज में सावयवी एकता आती है। क्या आती है? सावयवी एकता आती है। दूसरा परिणाम बताते हैं कि श्रम विभाजन का दूसरा परिणाम ये है कि इससे मानव समाज में विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा ये बताया गया है, श्रम विभाजन का जो परिणाम है वो बताया गया है कि इससे समाज में व्यक्तिवादी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्तिवादी भावनाएं पनपती हैं। चौथा बताया गया है कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तिगत गुण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, पांचवा ये बताया गया है कि इससे समाज को अनेक स्वार्थ समूहों तथा व्यावसायिक समूहों में बांट दिया है। ठीक है, छठा बताया है कि श्रम विभाजन गतिशील अवधारणा होने के कारण इसमें प्रगति के तत्व, क्या प्रगति के तत्व छिपे रहते हैं। ठीक है, सातवां बताते हैं कि श्रम विभाजन नवीन आविष्कारों को प्रोत्साहित करता है और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। आठवां बताया गया है कि इसने मानव समाज में संघर्ष को सरल बना दिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना पड़ता है। नौवां बताया गया है, यह विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। 10वां बताया गया है कि इसके द्वारा मानव समाज को संपन्न तथा लोगों के जीवन स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। 11वां बताया गया है कि श्रम विभाजन में मानव समाज प्रगति करता है, सभ्यता के उत्कर्ष पर पहुंचता है। 12वां बताया गया है कि इसमें अंतः संबंधों एवं अंतः निर्भरता के कारण मनुष्यों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी में अगला प्रश्न अथवा करके पूछ लिया गया है श्रम विभाजन में ही, कि स्पेंसर के सावयवी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। स्पेंसर के सावयवी सिद्धांत की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि समाजशास्त्र के संस्थापकों में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वे जितना एक मानव प्राणी थे उससे अधिक एक बौद्धिक सावयव थे। ठीक है, सावयव थे। समाजशास्त्र पर एक प्राणीशास्त्री प्रभाव 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से पड़ा। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि इस प्रभाव से स्पेंसर भी अछूत नहीं रहे।
और उन्होंने समाज और सावयव में अनेक समानताओं का उल्लेख किया और बताया कि समाज एक सावयव की भांति है। ठीक है, किसके भांति है? सावयव की भांति है। समाज में सावयवी सिद्धांत का उल्लेख स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया है। स्पेंसर का मत था कि यदि हम समाज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इसकी तुलना शरीर से करके ऐसे किया जा सकता है। जैसे पहला बताते हैं कि शरीर की भांति समाज का उत्विकास भी सरलता से जटिलता की ओर तथा समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। बात करते हैं शरीर प्रारंभ में अति सरल होता है। ठीक है, अति सरल होता है। उसके अंग अस्पष्ट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अंग अस्पष्ट नहीं होते हैं। आगे यहाँ पे लिखते हैं कि नहीं होते हैं, केवल मांस का एक पिंड होता है। फिर धीरे धीरे पूर्ण शरीर का विकास होता है। समाज का विकास भी इसी प्रकार से होता है। प्रारंभ में समाज में भी उसके विभिन्न अंग एक में निहित थे। धीरे धीरे आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य संस्थाएं तथा समितियों और संगठन बने तथा समाज में भिन्नताएं और जटिलताएं बढ़ती गईं। बात करते हैं दूसरा नंबर, यहाँ पे बताया गया है कि समाज और शरीर दोनों का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से हुआ है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। तीसरा बताते हैं कि दोनों की संरचना में एक निश्चितता पाई जाती है। चौथा बताते हैं कि दोनों का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। पांचवा बताते हैं कि दोनों में प्रत्येक अंग का निश्चित कार्य होता है। शरीर की भांति समाज के अंग धार्मिक, राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक और नैतिक संगठनों एवं समितियों के भी कार्य होते हैं। शरीर की भांति समाज में भी श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे छठा बताते हैं कि सावयव एवं शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। बात करते हैं शरीर स्वस्थ एवं शक्तिशाली तभी बन सकता है जब प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य करते रहें। ठीक है, आगे ही लिखते हैं कि एक के अस्वस्थ होने पर उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। समाज की शक्ति और व्यवस्थित रूप से संचालन भी उसी समय संभव है थोड़ा सा जो है बोलते बोलते 1 मिनट पानी पी ले फिर बताते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। लिखा गया है, थोड़ा सा पीछे से ही चलते हैं। लिखा गया है कि समाज की शक्ति और व्यवस्थित रूप से संचालन भी उसी समय संभव है जब इसके विभिन्न समितियां, संगठन एवं संस्थाएं अपना अपना कार्य करते रहें। ठीक है, एक अंग का अपना अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि समाज से पृथक होकर धर्म, राजनीति संगठन तथा आर्थिक संगठन स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते हैं। सातवां उन्होंने बताया है कि समाज और शरीर दोनों के संचालन और नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। ऐसे जैसे मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करने, पेट पचाने, श्वसन क्रिया, रक्त संचार एवं परिभ्रमण का कार्य करते हैं, वैसे ही राज्य समाज नियंत्रण, व्यापार, वाणिज्य प्रसारण तथा वितरण का कार्य और अर्थव्यवस्था समाज के पोषण का कार्य करती हैं। ठीक है, आगे बात करें, जिस प्रकार 8वां नंबर बताते हैं, जिस प्रकार शरीर का विनाश हो जाता है उसी प्रकार एक समाज भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे शरीर रुग्ण और स्वस्थ होता है, वैसे ही समाज भी रुग्ण और स्वस्थ होता है। बात करते हैं, आगे लिखा गया है कि स्पेंसर ने समाज एवं सावयव की समानताओं का ही उल्लेख नहीं किया है, वरन इसके इन दोनों में पाई जाने वाली असमानताओं को भी दर्शाया है। वह असमानताएं निम्न प्रकार से यहाँ पे बताई गई हैं। 5 असमानताएं भी बताई गई हैं। पहला बताया गया है कि शरीर की भांति समाज का कोई विशिष्ट शारीरिक रूप नहीं होता है, जैसे हाथ, पांव, नाक, कान आदि। ठीक है, दूसरा बताए हैं कि शरीर का निर्माण करने वाले इसके अंग
कोष्ठों का पृथक अस्तित्व संभव नहीं है, किंतु समाज से पृथक रहकर उसके अंग व्यक्ति का अस्तित्व और जीवन संभव है। बात करते हैं, तीसरा बताया है कि शरीर के विभिन्न अंग एक ही स्थान पर स्थित एवं निश्चित रूप से बने रहते हैं, किंतु समाज के प्रत्येक अंग अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। चौथा बताया है कि शरीर के विभिन्न अंगों में पृथक पृथक कोई चेतना शक्ति नहीं होती है, वह संपूर्णता में ही चेतन होते हैं, किंतु समाज के विभिन्न अंगों एवं व्यक्तियों में पृथक चेतना शक्ति होती है। आगे लिखा गया है कि संपूर्ण समाज एक शरीर की भांति कोई स्नायु मंडल नहीं होता है। पांचवा बताते हैं कि शरीर का विकास स्वतः होता है या प्राकृतिक नियमों से होता है, जबकि समाज के विकास में मनुष्य का हाथ है, यह मानव की प्रेरणा से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका जवाब देना रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, चौथा नंबर की परेटो के भ्रांत तर्क की अवधारणा की विवेचना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसी में अथवा करके एक प्रश्न और भी पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है मेरे प्यारे दोस्त कि आदर्शहीनता, क्या दिया गया है कि आदर्शहीनता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसको हम एनोमी भी कहते हैं। आदर्शहीनता को क्या कहते हैं? इनोमी भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो पहला ही देख लेते हैं, पेरेटो के भ्रांत तर्क की अवधारणा की विवेचना जो करनी है वो हम पहले देख लेते हैं, फिर ये भी देखेंगे। ठीक है, अथवा करके जो दिया गया है आदर्शहीनता, तो ये आपका जो है, तो इसमें आपको जवाब देना होगा कि मानव की अधिकांश क्रियाएं अवशेषों द्वारा संचालित होती हैं, जिन्हें तर्क संगत नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि अवशेषों का आधार मूल प्रवृत्तियां, संवेग और भावनाएं होती हैं। व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह उसे उचित मानता है, किंतु अन्य लोग उसके कार्यों को उचित नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपनी प्रकृति, परिस्थिति एवं आदर्शों के अनुसार अनेक दलीलें या युक्तियां देता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसी को पेरेटो ने भ्रांत तर्क कहा है। क्या कहा है? भ्रांत तर्क कहा है। ये तर्क इस अर्थ में भ्रांत है कि ये सामान्य मत के विरुद्ध होते हैं, अतार्किक होते हैं तथा अप्रयोग सिद्ध आधारों पर आधारित होते हैं। बात करें फेयरचाइल्ड के अनुसार, तो उन्होंने बताया है कि भ्रांत तर्क क्रियाओं का वह व्यापक क्षेत्र है जिसके द्वारा मनुष्य व्यवहार की तार्किकता या औचित्य के संबंधों में स्वयं को, अपने साथियों को समझने का विश्वास दिलाने का प्रयास करता है। आगे लिखते हैं कि पेरेटो ने भ्रांत तर्कों को अवशेषों की अपेक्षा अधिक अस्थिर, विविध, परिवर्तनीय तथा परस्पर विरोधी माना है। प्रचार, विज्ञापन या फैशन सामान्यतया भ्रांत तर्कों पर ही आधारित होते हैं। पेरेटो की समानता है कि प्रगति, संगठन, न्याय, समानता, प्रजातंत्र, समाजवाद, राष्ट्रीयता और मानवता का धर्म आदि के संबंध में प्रतिपादित अवधारणाएं और सिद्धांत तर्कों पर ही आधारित हैं, अतः वे अवैज्ञानिक हैं। आगे आपको हेडिंग डालना होगा कि भ्रांत तर्कों के प्रकार। ठीक है, तो भ्रांत तर्कों की 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया गया है घोषणाएं। इसमें लिखा गया है कि इसी श्रेणी के अंतर्गत वे भ्रांत तर्क आते हैं जिन्हें रूढ़ियों एवं प्रथा अनुकूल कथनों से स्वीकृत किया जाता है, कि प्राप्ति होती है। मतलब कह रहे हैं कि लगातार पर बाबा दादा से चली आई हैं। ठीक है, इन्हें दृढ़ एवं जोरदार शब्दों में व्यक्त किया जाता है, इसीलिए लोग इन पर विश्वास करते हैं, इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इनके समर्थन में काल्पनिक तथा यथार्थ तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु वैज्ञानिक आधार पर उन्हें जांचा नहीं जा सकता। जो कथन बार बार दोहराए जाते हैं वे असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होने लगते हैं। जिस शक्ति अथवा सत्ता के साथ घोषणाएं की जाती हैं, लोग उसका विरोध नहीं कर पाते हैं और उन्हें उचित मानकर स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा बताया गया है कि अधिकार तथा सत्ता, इसके अंतर्गत वे भ्रांत तर्क आते हैं जिसके पीछे कोई शक्ति या
सत्ता होती है। प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा दिए गए भ्रांत तर्कों को भी लोग इसलिए स्वीकार कर लेते हैं कि वे अधिकारी व्यक्ति द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार वे एक क्षेत्र के आधिकारिक व्यक्ति की बात दूसरे क्षेत्र में भी उनकी प्रतिष्ठा के कारण स्वीकार कर ली जाती है, क्योंकि सत्ता के आधार पर वह अपने तर्क के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। हम प्रथा और परंपराओं को उनकी सत्ता के कारण ही स्वीकार करते हैं। हम धर्म और धार्मिक नियमों को भी इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके पीछे ईश्वर की कोई शक्ति और सत्ता होती है। तीसरा बताया गया है संवेगों के साथ अनुकूलता। इसमें बताया गया कि इसके अंतर्गत वे भ्रांति तर्क आते हैं जो भावनाएं और संवेगों पर आधारित होती हैं। कई ऐसी नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैधानिक नियम हैं जो संवेगों पर आधारित हैं। ये भ्रांत तर्क अवैज्ञानिक व काल्पनिक होते हुए भी लोगों की भावनाओं को छूते हैं, अतः लोग उन्हें तार्किक मानकर उनका पालन करते हैं। संवेगों पर आधारित भ्रांत तर्क व्यक्ति, कानून या ईश्वर से संबंधित हो सकते हैं। चौथा और आखिरी बताया गया है मौखिक प्रमाण। इस प्रकार की श्रेणी में वे तर्क आते हैं जिनका औचित्य व्यक्ति मौखिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। इन मौखिक प्रमाणों में मिथ्या तर्क, अनिश्चित, अस्पष्ट और संदेहात्मक बातें आती हैं जो वास्तविकता के अनुरूप नहीं होती। इस श्रेणी में व्यवहार को प्रमाणिक ठहराने के लिए व्यक्ति के पास मौखिक प्रमाण एवं तर्क के अतिरिक्त और कोई आधार नहीं होता है। पेरेटो कहते हैं कि चूंकि भ्रांत तर्क सत्य नहीं होते हैं, वैज्ञानिक नहीं होते हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं कि वे समाज उपयोगी नहीं होते हैं। कई भ्रांत तर्क ऐसे होते हैं जो समाज के संगठन, एकता और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जबकि कई सत्य समाज को विखंडित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बताते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो आपका प्रश्न दिया गया है, आदर्शहीनता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि दुर्खीम ने आदर्शहीनता या नियमहीनता की अवधारणा का उल्लेख अपने ग्रंथ समाज में श्रमिक विभाजन में किया है। ठीक है, उसमें लिखते हैं कि इसे परिभाषित करते हुए लिखते हैं वे कि आदर्शहीनता आदर्श के अभाव की दिशा है। मतलब जब किसी के पास कोई आदर्श नहीं होता है तो उसके अभाव में ये एक ऐसी दशा है जिसमें मनुष्य के अंदर आदर्शहीनता आपको देखने को मिलती है। एक सामान्य शून्यता नियमों का निलंबन, एक अवस्था जिससे कभी कभी नियंत्रण कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि दुर्खीम कहता है कि आदर्शहीनता की दशा में व्यक्ति अव्यवस्थित और अनियंत्रित हो जाता है। आज के आधुनिक, जटिल और औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन की विशेषीकरण में वृद्धि हो गई है, अतः लोगों के पारस्परिक संबंधों का उचित नियमन और नियंत्रण नहीं हो पाता है। समाज में आर्थिक व्यवस्था और लोगों में स्वच्छंदता पाई जाती है। लोग अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के नियमों की अवहेलना करने लगते हैं। वे समाज विरोधी आचरण करने लगते हैं। समाज में जब तीव्र गति से परिवर्तन आते हैं तब भी नैतिक आदर्श चरमरा जाते हैं और समाज में स्थापित नियम टूटने लगते हैं। जब तक नए नियम और आदर्श पुनः स्थापित नहीं हो जाते हैं, लोग अराजकता की स्थिति में समाज विरोधी आचरण करते हैं। इस स्थिति में धर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है और नैतिकता का स्तर गिर जाता है। दुर्खीम ने आदर्शहीनता के सिद्धांत के आधार पर समाज विरोध विचलित व्यवहार की व्याख्या की है। यह अवधारणा समाज में व्याप्त नैतिक अराजकता की स्थिति को प्रकट करती है। आदर्शहीनता की अवधारणा का उल्लेख दुर्खीम ने अपनी पुस्तक आत्महत्या में भी किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये दोनों जवाब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जिसका मर्जी का है उसका आप जवाब दे सकते हैं। बात करें 5वें नंबर प्रश्न के बारे में, तो 5वां नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। 5वां नंबर प्रश्न आपका दिया गया है सामाजिक तथ्य की विशेषता आपको यहाँ पे
क्या करनी रहेगी, बतानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामाजिक तथ्य की विशेषता आपको यहाँ पे बतानी रहेगी। साथ ही साथ उसमें एक अथवा करके प्रश्न और दिया गया है। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न लघु उत्तरीय में दिए होंगे ये सारे अथवा करके दिए होंगे, क्योंकि एक प्रश्न में 2 प्रश्न जरूर पूछा होगा। ठीक है, और दोनों का जवाब आपको यहाँ पे नहीं देना रहता है, किसी एक को ही देना रहता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है सामाजिक तथ्य की विशेषता, और दूसरा वहाँ पे क्या दिया गया है, यांत्रिक एकता की अवधारणा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में प्रमुख स्थान रखती हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की के अध्ययन को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। दुर्खीम सभी मानवीय व्यवहारों को सामाजिक तथ्य मानता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति समाज में होती है। सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खीम लिखता है, क्या लिखता है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिनका निरीक्षण वैश्विक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वैश्विक रूप से संभव है, रूप से संभव है और एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। दुर्खीम कहता है कि सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह ही वास्तविकता है। आगे लिखते हैं कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की 2 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला बताया है बाह्यता एवं बाध्यता। उसमें लिखते हैं कि पहला बताया है बाह्यता और दूसरा बताया है बाध्यता। बाह्यता का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे दोस्त कि सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व व्यक्तियों के बाहर एवं स्वतंत्र, व्यक्तियों के बाहर एवं स्वतंत्र होता है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे लिखना होगा कि उस व्यक्ति पर विशेष या वैज्ञानिक की क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे आपको लिखना होगा जिस प्रकार से 2 मात्रा में हाइड्रोजन और 1 मात्रा में ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, किंतु पानी विशेष रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होता है, उसी प्रकार सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति भी समूह के सभी व्यक्तियों की सामूहिक चेतना के कारण होती है, फिर भी वे व्यक्ति विशेष की क्रिया या विचारों से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा चूंकि सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना की उपज है, अतः वह व्यक्ति के लिए बाध्यता मूलक होते हैं। समूह या समाज सामाजिक तथ्यों, बाह्य क्रियाओं, अनुभवों को मानने के लिए व्यक्ति को बाध्य करता है, दबाव डालता है। व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक तथ्यों से बहुत कुछ प्रभावित होता है, इसीलिए सामाजिक तथ्यों का अध्ययन सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि से समाजशास्त्रीय के लिए आवश्यक होता है। आगे आपको लिखना होगा, हेडिंग डालकर, हेडिंग नहीं, पहले ये लिखना होगा कि सामाजिक तथ्य की 2 प्रमुख विशेषताओं बाह्यता और बाध्यता के अलगाव, बाह्यता और बाध्यता के अलावा 3 विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार से निम्नलिखित हैं। पहला बताया गया है सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि हमारे व्यवहार और सोच विचार समाज की देन है, समाज ही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। हम सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज के विभिन्न प्रकार के व्यवहार करना सीखते हैं। किस चीज को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा समझा जाएगा, यह सब हमें समाज ही बताता है। समाज के नियम, प्रथाएं, परंपराएं आदि हमारे आचरण को नियमित और नियंत्रित करती हैं, इसीलिए ये सभी सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। दूसरा बताया गया है सार्वभौमिकता। इसमें लिखा गया है कि सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण प्रयास में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तीसरा बताया गया है सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं है, वरन वे सामूहिक चेतना के परिणाम है। समाज में बार बार दोहराए जाने के कारण वे अस्थायी हो जाते हैं। इस अस्थायित्व के कारण ही इनमें तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
इसी में अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है 5वें नंबर में ही, क्या दिया गया है, यांत्रिक एकता की अवधारणा पर आपको क्या करने होंगे, यहाँ पे टिप्पणी लिखनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला तो ये आपका हो गया है, और इसी में जो ये अथवा करके दिया गया है कि यांत्रिक एकता की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए, तो इसका जवाब हमें जो है क्या करना है, देना है। बात करते हैं, दुर्खीम ने आदिम जनजातियों के अध्ययन में पाया कि आदिम समाज आमतौर पर छोटा, सरल, सादा एवं एक दूसरे से गहरे संबंध से जुड़े होते हैं। उनमें वैयक्तिकता, स्वतंत्रता का अभाव देखा जाता है तथा वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इसमें श्रम विभाजन का आमतौर पर अभाव पाया जाता है। इसीलिए इनके कार्य भी लगभग समान रहते हैं, जिसे यांत्रिक एकता की संज्ञा दी जाती है। अब इसमें आपको इसकी विशेषताएं निम्नलिखित बताई गई हैं। पहली विशेषता बताई गई है, क्या बताई गई है, कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। दूसरी बताई गई है एकात्मकता एवं सामाजिक संगठन। तीसरा बताया गया है मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान। चौथा बताया गया है आर्थिक सहयोग एवं संगठन। पांचवा बताया गया है प्रबल धार्मिकता। छठा बताया गया है राजनीतिक शासन प्रणाली। सातवां बताया गया है कि अधिक संघर्षशील जीवन आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे 7 क्या किए गए हैं, यांत्रिक एकता की जो है विशेषताएं बताई गई हैं। इसी में जो है छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, धार्मिक रस्मों रिवाजों और उनके प्रकारों को बताइए। क्या करना है आपको, धार्मिक रस्म रिवाज जो हैं और उनके प्रकार जो हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त, कि टॉपलर, कौन मेरे प्यारे दोस्त, टॉपलर के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि माध्यमिक कह रहे हैं, आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास ही धर्म है। जब आप आध्यात्मिक शक्तियों में ही विश्वास करते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका धर्म कहलाता है। कौन कहते हैं, आपके टॉपलर महोदय कहते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, तथा इनका पूजा पद्धतियां एवं कर्मकांड तथा परंपराओं को धार्मिक रस्म रिवाज कहते हैं। इसके विभिन्न धर्मों में विभिन्न भिन्न स्वरूप देखे जाते हैं, जो निम्न है। पहला हिंदू धर्म जो है, इसमें बताया गया है कि इस धर्म में जन्म के 600 संस्कार से लेकर के मृत्यु के अंत्येष्टि संस्कार को लेकर के कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। हिंदू धर्म में अनेक कर्मकांड थे जो अब समाज विरोधी करार दे करके समाप्त कर दिए गए हैं, जैसे सती प्रथा, बाल्यावस्था में कन्यादान। ठीक है, दूसरा बताया गया है मुस्लिम धर्म। इसमें बताया गया है कि इस धर्म में भी कुछ धार्मिक रीतियां हैं, जैसे खतना, मेहर। ठीक है, मेहर होता है वो कि जो शादी के वक्त जो है क्या किया जाता है, वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है, किसको, कन्या पक्ष को, इन सारी चीजों को। बौद्ध और जैन धर्म में देखें तो इन धर्मों में भी कर्मकांड एवं विभिन्न पूजा पद्धतियां विद्यमान थीं, जिन्हें उनका रस्म रिवाज कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय, हीनयान और महायान, तथा जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर आदि। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी धर्मों में परंपराओं एवं रूढ़ियों के अध्ययन से इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि सभी धर्म, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कर्मकांड जरूर होते हैं जो उस धर्म के में पूजा पद्धतियों के रस्मों रिवाजों को प्रभावित करते हैं, नियमित और निर्धारित करते हैं, जिसके पीछे उनके आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं, तथा कभी कभी ये रस्म रिवाज समाज में नियंत्रण का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब देंगे। इसी में अथवा करके एक प्रश्न और पूछा गया है कि सामाजिक गतिकी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक गतिकीय एवं स्थितिकीय का वर्णन कीजिए। सामाजिक गतिकीय एवं स्थितिकीय का वर्णन कीजिए, तो इसका जवाब जो है आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। इसमें आपको लिखना होगा कि समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सामाजिक स्थितिकीय एवं सामाजिक गतिकीय की अवधारणा अगस्त काम्टे ने प्रस्तुत की, जो समाज के नियमों और परिवर्तनकारी तत्वों से संबंधित है। सामाजिक स्थितिकीय आपको हेडिंग डालना होगा और इसमें लिखना होगा कि सामाजिक स्थिति से तात्पर्य है समाज जब से बना है,
सबसे बना है, उसके अंगों में जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं वे किसी नियम, परंपरा एवं नैतिकता आदि से जुड़े होते हैं। यदि यही सामान्य नियम उनकी वजह से समाज चिरकाल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, चिरकाल से आज तक अस्थायी विद्यमान है, जो सामाजिक स्थितिकीय कहा जाता है। ठीक है, तो सामाजिक स्थिति के बारे में आपको पता हो गया होगा। सामाजिक गतिकीय का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि समाज का निर्माण जब से हुआ है तब से समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। सभ्यताएं विकसित होती रहती हैं, संस्कृति परिवर्तन होती रहती है, आविष्कार होते रहते हैं जो मनुष्य के सामाजिक संबंधों को प्रभावित और परिवर्तित कर दोनों करती हैं। अतः समाज में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो समाज में परिवर्तनकारी कारण बनते हैं, और आगे आपको लिखना होगा कि सामाजिक गतिकीय कहलाते हैं। ठीक है, इसमें लिखें कि अतः उपयुक्त निष्कर्षों से हम कहा जा सकता है कि समाज में सामाजिक व्यक्तियों में जो आपसी संबंध होते हैं ये अंतः संबंध दो तरह के होते हैं। एक तो समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ नियम और परंपराएं एवं नैतिकता है तथा दूसरा तरफ आविष्कार आदि होने वाले सामाजिक नियमों से होने वाले परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं, जैसे ही आपका ये खंड बा भी समाप्त होता है, लघु ये वाला, वहीं से आपका खंड सा स्टार्ट हो जाता है। खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको जो है 500 शब्दों में देना रहता है। बात करें जो 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि भारत में समाजशास्त्रीय विचारों के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका अब आपको जवाब देना होगा। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति के प्रभावों का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, और 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कांट के प्रत्यक्ष सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया है वेबर द्वारा प्रस्तुत कर्मचारी तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत कीजिए। और 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पेरेटो के प्रत्यक्ष उत्पाद के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह आपसे 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको जो है 500 शब्दों में देना रहता है। चूंकि टाइम कम है और 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है और काफ़ी देर से बोल भी रहे हैं, और ज़्यादा दिन तक जब ना बोला जाए तो कुछ हो जाता है ना प्रॉब्लम की, बोलते बोलते लगता है यार कितनी देर से बोल रहे हैं। तो 1 घंटा हो गया है, धीरे धीरे बनेगा। और इधर थोड़ी व्यस्तता चल रही थी, इस कारण से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। अभी आपको सारे मॉडल पेपर मिलेंगे और थोड़े और अच्छे से बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।